एवरीवन, टुडे इन दिस वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं रिसेंटली 21 दिसंबर को एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स सब्जेक्ट के एग्ज़ाम को लेकर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वो क्वेश्चन पेपर जिसमें कि टोटल आपको जो है 15 क्वेश्चंस दिए गए थे जिसको सभी को अटेम्प्ट करना था। हम इस वीडियो में वन आफ्टर वन रिव्यू करेंगे कि पेपर कैसा था और कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कितने मार्क्स की रह सकती है, उसके बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर बात करें क्वेश्चंस की तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर है। और इस एक क्वेश्चन के अंदर ऑल्दो क्वेश्चन आपका सिर्फ 10 मार्क्स का है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो काफ़ी चीज़ें पूछी गई हैं, नीड्स पूछी गई हैं, ऑब्लिगेशंस पूछे गए हैं, इश्यूज़ भी पूछे गए हैं, और साथ ही साथ क्या चैलेंजेस आपके हैं। इश्यूज़ और चैलेंजेस को आप एज सच तो एक ही कंटेंट मान सकते हो, बट स्टिल आपको एज अ हेडिंग आपको सोचना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग में कि क्या कुछ चैलेंज और इश्यूज़ हमारे सामने हैं इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन अटेनेबल था, बहुत ही इजी क्वेश्चन भी था, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी एस्पिरेंट को बहुत ज़्यादा टाइम इसमें अटेम्प्ट करने में लगा होगा। बट मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि टाइम नहीं लगा होगा, बट जो पॉइंट्स हैं वो एकदम से आपके पॉइंट माइंड में आ सकते हैं, तो ईजीली आप अटेंडेंस को कर सकते थे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉप, आपका जो क्वेश्चन है दैट इज़ योर हाउ सोशल मार्केटिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग एंड रीशेपिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस critically evaluate their role in enhancing brand loyalty and customer retention। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके यूनिट मार्केटिंग मैनेजमेंट से आता है, और क्वेश्चन एज सच काफ़ी डायरेक्ट पूछा गया है कि सोशल मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग जो है क्या है और कैसे ये आज के ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को रीशेप करती है, और इनके अंदर क्या अब आपका रोल रहेगा जब ब्रांड लॉयल्टी और कस्टमर रिटेंशन की अगर हम बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो अगेन मैं कहूँगी इजी क्वेश्चन था और अटेनेबल था। थर्ड क्वेश्चन पे हमारे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि किस तरीके से एक परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपको प्राइस डिटर्मिनेशन करना था और किस तरीके से आप वहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं, और ये आपको समझाना था एक हेल्प ऑफ डायग्राम से। तो ये इकोनॉमिक्स के अंदर आपका ये आ जाता है, और इजी है क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना था। आपको जो डिमांड और सप्लाई की कर्व होती हैं उनको थ्रू आपको एक्सेस और सप्लाई और एक्सेस डिमांड के थ्रू आप इजीली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते थे। कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, और इसमें आपको सिर्फ AR MR और ये चीज़ें आपको इसमें कन्वर्ट करनी थी, निकालनी थी सॉरी। और यहाँ पे बड़ी इजी सी टेबल आपको दी गई थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें तो आपको नहीं लगा होगा। रिलेशनशिप भी आपको अगर याद हो तो इस तरीके से हमारी कर्व बनती है, तो वो आप रिलेशनशिप जो है यहाँ पे ईजीली आप निकाल सकते थे। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन अगेन ये भी नहीं था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो था रेगुलेबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जिसमें आपसे ये जो आपका BRF की जो बुक है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वहाँ के सेक्शन से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो जो भी आपके कॉमर्स के बिजनेस लॉ हैं और उनके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन उस यूनिट से आप कह सकते हैं क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्वेश्चन इजी टू अंडरस्टैंड है, और अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप इजीली इसको अटेंड कर पाए होंगे। सो इट वाज नॉट एट ऑल टफ क्वेश्चन एज सच। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे आपका एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन इंडिया। अगेन आपको बताना था तो किस तरीके से जो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनका इम्पैक्ट होता है और किस तरीके से वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करती हैं और एम्पावर करती हैं इंडिया के अंदर, उसके ऊपर आपने यहाँ पे डिस्कशन करना था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिटिल ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि अगर किसी ने इस तरह की कल्चर मॉडल्स को नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे सोच पाना आंसर को थोड़ा ट्रिकी आपके लिए बेशक रहा होगा। अगर आपने डील एंड कैनेडी की आपने कल्चर मॉडल को पढ़ा हुआ था तो आपके लिए अगेन ये क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th के बेसिस पे आपका ये क्वेश्चन मैं कहूँगी दिया गया है, क्योंकि 12th NCERT बिजनेस स्टडीज़ की बुक में डायरेक्टली आपको ये चैप्टर के एंड में चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपको ये मिलता है कि हेनरी फयोल और फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बीच में क्या कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट आप बता सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेकर। देन हमारा 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन एक फैक्ट्री के ऊपर था, यानी कि बेसिकली थोड़ा सा आपका यहाँ पे मैथमेटिकल एप्लीकेशंस जो है बहुत बहुत ज़्यादा है। मैं इसको डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं कहूँगी कॉमर्स सिलेबस के, लेकिन आप इसे इनडायरेक्ट भी नहीं कह सकते हैं। आपकी बेसिक मैथमेटिक्स आपका जो एक्यूरेसी है वो आपका चेक करने की यहाँ पे कोशिश की गई है।
देन नेक्स्ट हमारे पास अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जो कि था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस को समझाने के लिए उनके कंट्रीब्यूशन को, और साथ ही साथ आपको बायनॉमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस को भी एक्सप्लेन करना था, उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना था। तो एक ही बारी में इन्होंने कहीं ना कहीं सारे ही जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस थे, 3 हमारे बेसिक होते हैं, तीनों के बारे में ही इन्होंने हमसे पूछ लिया है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं कहूँगी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, ये बिल्कुल भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी किया होगा, और अगर वो अटैम्प्ट करने भी जाते हैं तो ये बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन यहाँ पे रहा होगा, जिसने कोई बहुत ज़्यादा ही मैं कह सकती हूँ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अगर की होगी तो ही ये क्वेश्चन आपका रिग्रेशन से अटेनेबल था। अदरवाइज़ मुझे जो लगता है जहाँ तक ये क्वेश्चन सब ने अटैम्प्ट नहीं किया होगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। यहाँ पे इनकम टैक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था कि जो 25-26 के अकॉर्डिंग क्या रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए कंडीशंस आपकी रखी गई हैं। इजी टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी अगेन आपका इनकम टैक्स से आता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बना दिया गया था क्योंकि इन्होंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टैक्स रिज़ाइम के बारे में यानी रिजिम के बारे में इन्होंने बात की है। तो अगर आप उसको पढ़ के आए होंगे तो ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, अदरवाइज़ आपको अटेम्प्ट करने का कोई ज़्यादा यहाँ पे मतलब बनता नहीं है। हालांकि जब क्वेश्चन को मैंने गो थ्रू किया तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया होगा। तो दोस्तों अगर आपने बिना डिफ़ॉल्ट टैक्स रिज़ाइम को जाने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया होगा तो बहुत ज़्यादा वेरिएंस आपको नहीं मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि जनरली डिफ़ॉल्ट टैक्स रिज़ाइम में बहुत सारी चीज़ों को नहीं दिया जाता है और इनमें से ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं दी गई थी। तो ऐसे सच आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने से नॉर्मल टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग भी अगर आपने से अटेम्प्ट किया है तो। देन आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14th क्वेश्चन जो था। 14th क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते हैं, बट बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहा ये, क्योंकि एक तो जनरली जब क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया होगा तो आप जनरली हमारी टाइमलाइन जो हम 365 डेज़ का रहते हैं, जो कि यहाँ पे 360 डेज़ का रहेगा। इतने क्वेश्चन जब आप पेपर दे रहे होते हो तो बहुत प्रेशर आपके ऊपर होता है, तो पॉसिबिलिटी रही होंगी कि बहुत सारे बच्चों ने तो इस चीज़ को इग्नोर भी किया होगा या वहाँ तक उनका ध्यान नहीं गया होगा। तो क्वेश्चन ट्रिकी आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कंटेंट इसमें इन्होंने एक साथ बहुत ज़्यादा दे दिया गया है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए जहाँ आप बहुत ज़्यादा अगर आपने 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 180 मिनट्स में, तो एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास अप्रोक्स 12 मिनट होते हैं। तो 12 मिनट के अकॉर्डिंग मुझे ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है। साथ ही साथ इन्होंने इसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन इन्होंने मांग ली है। तो अगेन ईजी टू डू बट ट्रिकी क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको, क्योंकि टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। फिर आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, ये आपका ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आप इस क्वेश्चन को कह सकते हो। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल बजटिंग करनी थी। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस तरीके का कंटेंट एक क्वेश्चन के अंदर डाल दिया गया है और उसके बावजूद इन्होंने 3 लेवल ऑफ आउटपुट से ये क्वेश्चन पूछा गया है अटैम्प्ट करने को, तो यहाँ पे ये चीज़ इस क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट टू अटैम्प्ट बना देती है। ठीक है, सो ओवरऑल रिव्यू की बात करें बच्चों तो आप कह सकते हैं कि आपका जो ये पेपर है बहुत टफ नहीं था। पेपर का लेवल आपका कह सकते हैं हम आपका ईजी टू मॉडरेट रह सकता है, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है वो फ्रेमिंग इस तरीके से की गई है कि क्वेश्चन अपने आप में बहुत पेपर आपका लेंदी हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि हर किसी ने भी बच्चे ने यहाँ पे 15 के 15 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट किए होंगे। तो अगर आपने किसी ने भी 12 से 13 क्वेश्चन भी अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो मैं कहूँगी कि आप अपने आप को सेफ जोन मान सकते हो। फिर भी यहाँ पे भी +1 प्लस माइनस आपका 1 और रह सकता है। और दूसरी बात करें इसकी कट ऑफ की, तो लुकिंग एट द प्रीवियस रिजल्ट जो बाकी सब्जेक्ट्स के आए हैं, तो बच्चे जहाँ पे 35% स्कोर भी नहीं आपका अवेल कर पा रहे हैं। तो यस, HPSC जिस तरीके से चेकिंग कर रहा है वो क्या देख रहा है, वो किस तरीके के आंसर की डिमांड आपसे कर रहा है, वो उसके बेसिस पे यहाँ पे बहुत इजीली कह पाना तो मुश्किल होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने 10 से 12 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से अगर अटैम्प्ट किए हैं, बहुत अच्छे से मेरा मतलब है कि जो कंटेंट आपसे पूछा गया था अगर आपने वो कंटेंट वहाँ पे डिलीवर किया है एग्जामिनर को, तो आपके चांसेस यहाँ पे अच्छे बने होंगे। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग हैव अ नाइस डे।